अच्छा, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये AlCl3 वाला ही है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। AlCl3 सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है आ जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। लिखो, अभी आवाज आ रहा है? AlCl लिखे, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक, अच्छा एक पॉइंट यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 कहाँ तक नोट किए थे? फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है यार आज। वाइट क्रिस्टलाइन तक। हाँ लिखो जल्दी से। व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक, लिखिए। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा आगे लिख रहा हूँ, देखो तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी लिख लो। ये तो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर लिखिए। at very high temperature it has monomeric formula. मोनोमेरिक फॉर्मूला मतलब सिंपल AlCl3, ठीक है। बट 350 400 डिग्री has dimeric formula. A6 स्ट्रक्चर का L2C ये कौन सा, ये क्या बोलते हैं, ये डायमंड है, ठीक है।
ये 118 के करीब, ये 221 पिकोमीटर, और ये वाला है 200। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? बोलो। सर हाँ ये फर्स्ट, हाँ यहीं से स्टार्ट कर। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ सर बहुत ब्रेक। ठीक हो जाए यार, पता नहीं नेट यहाँ सब कुछ सही कनेक्शन है। ठीक है, देखो डायमेरिक फॉर्मूला इज रिटेन, ठीक हो जाएगा। डायमेरिक फॉर्मूला इज रिटेन्ड, ये नोट करिए जल्दी। तो स्ट्रक्चर से नोट करो, यहीं से बता रहा हूँ। एट वेरी हाई टेम्परेचर मोनोमेरिक, 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ा डायमेरिक फॉर्मूला। ये मालूम है ना कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये जो मैं दिखा रहा हूँ, Cl का लोन पेयर दे दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट हो जाए तो बोलिएगा। अभी आवाज आ रहा है? अभी ठीक है ना? क्लियर है सबको? हाँ सर अभी क्लियर। अब क्लियर है। हाँ ठीक हो जाएगा, लिखो जल्दी से, बस जल्दी कॉल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अच्छा, ये भी किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप है इसका, याद है ना? बेरिलियम के साथ। बेरिलियम के साथ ही होगा ना, बेरिलियम मैग्नीशियम बोरॉन एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम में याद है सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म होता था, तो यहाँ भी पॉलीमेरिक फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट में। हो जाए तो बोलिएगा। सर आप वो स्टार्ट में एनहाइड्रस Cl3 के बारे में एक पॉइंट देने वाले थे उस। हाँ हाँ, वो अभी बस इसके बाद ही देने वाला हूँ, इसके बाद ही अच्छा। सब कुछ देने वाला हूँ। हाँ बस देने वाला, सोचा कि बार बार नेट कनेक्शन हो रहा है तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ यही स्ट्रक्चर में लिख लेना। ठीक है। अच्छा, ये चीज मालूम है ना, B2 डाइमराइज नहीं करता है, देयर इज नथिंग एज B2Cl6, पहले ही बता दिया था। रीजन सर आपने कितने स्लाइड्स करने वाले आज? ये है, लिखो BCl3 डज नॉट डाइमराइज, ठीक है? रीजन याद है ना, बताए थे। स्टैटिक हिंड्रेंस, तीन तीन होने से प्रॉब्लम है, ठीक है? ACl3 इसका डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम के साथ, तो एग्जैक्टली वैसा ही काम, ठीक है? अच्छा, सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, ठीक है? और
वेपर स्टेट में डाइमर फॉर्म में तो बता ही दिया हूँ, डाइमर फॉर्म में sp3 sp3, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज जान लो, ठीक है। चलो, एक और इंपॉर्टेंट फिर से लिखा दे रहा हूँ, एनहाइड्रस Al3 but when dissolved in water, इसको जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। It exists as AlH2O6 plus minus, ठीक है। अभी करो, So ये second slide है ना? अच्छा, आपकी आवाज अटक क्या आ रही है? साइंस, ठीक है। अभी क्या ठीक बोला है आपने? तो क्या बोला सर आपका जो एड्रेस आपने जो Al3 इक्विवेलेंट है, व्हाइट बोर्ड शेयर किया है उसमें मेरे को हाँ डायमर फॉर्म करके कुछ नहीं आ रहा है लिख कर। हाँ, अब देखो आ रहा आ है, जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ दिया हुआ NiCl3 कोवेलेंट है, लेकिन जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एग्जिस्ट एज AlH2O6+3 एंड Cl माइनस, ठीक है। रीजन सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। हाई एंड किसी को सुनाई दे सर कुछ भी रहा है नहीं क्या? सुनाई दे रहा है। सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सर आप एक बार कर सकते हैं क्या? रिजॉइन करने के बाद शायद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं रिजॉइन करता हूँ, इसको कॉपी कर लो सब लोग, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मैं फिर से रिजॉइन करता हूँ। तो 2 मिनट रुके सर, कॉपी करने की। कॉपी कर, तो एनहाइड्रस कोवेलेंट है, ठीक है, लेकिन पानी में एक्वस वाला आयनिक है, ये भी बोल सकते हैं, एक्वस फॉर्म में anhydrous form covalent but aqueous form is ionic. चलो हो गया। हाँ सर। अभी भी सबको आवाज प्रॉब्लम है क्या? अभी आवाज आ रहा है क्या कि अभी क्लियर है हाँ सर। अभी ठीक है। तो आगे हो गया।
ठीक है, तो याद रखना एनहाइड्रस फॉर्म AlCl3 का कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर। सर मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। हाँ आ रहेगा जगह। एनहाइड्रस फॉर्म कोवेलेंट है तो किसमें ज्यादा होगा, मोस्ट नॉन पोलर, लाइक ईथर सॉल्वेंट, है ना। पानी नहीं होगा, यहाँ तक नोट कर लिए। सर रुकिए प्लीज, एक पॉइंट बॉक्स। ठीक, तो स्ट्रक्चर याद रखना है, पॉलीमेरिक फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में, वो याद रखना। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन, फिर कोवेलेंट है, जब डिसॉल्व इन वाटर करते हैं तो हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के कारण टूट जाता है। चलो आगे बढ़ रहा था, जल्दी कॉपी करो यार। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ये भी याद रख लेना, ये जो AlH2O6+3 है, ये भी एसिड की तरह काम होता है, ठीक है। अच्छा एक याद है, क्वेश्चन पूछे थे FeH2O6+3 वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था, क्या होता था। सर कौन सा क्वेश्चन? सर आवाज कर। ये कभी आप डाउट पूछा था कि FeH2O+3 इज आल्सो एन एसिड, तो मैंने क्या बताया था कि Fe पे बहुत ज्यादा प्लस चार्ज होता था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता था, तो एक पानी का मॉलिक्यूल थोड़ा सा जा करके इस H को भी खींच सकता है और ये बना लेगा AlH2O5OH+2+H3+। याद आ रहा है, दिस इज एसिडिक। नहीं और यहीं पर जस्ट लाइक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जस्ट लाइक FeH2O6+3 भी तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था एक, सर तो ऐसे ये भी 3 एसिडिक OH है ग्रुप क्या? ऐड सकते हैं क्या? हाँ ऐड होते रहते हैं, और ज्यादा अगर तुम करते रहोगे तो शायद हो सकता है वो फिर Al+3 फॉर्म में चला जाए, कोई न्यूट्रल बन जाए तो प्रेसिपिटेट कर जाता है, ओके ठीक है। सर। तुमसे भी ये पूछेगा ये एसिडिक है कि नहीं, तो ये भी एसिडिक है, ठीक है। और रीजन क्लियर है ना, जैसे यहाँ बताया था, इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वहां पर मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम लोगों ने पूछा था, तो मैंने बोला था ये आएगा आगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन और सिमिलरली भी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिमिलरली ये भी एसिडिक है, बेरिलियम का भी सेम काम, ठीक है। कर लोगे ना कैसे बनेगा, वो भी एसिडिक है। सबका रीजन क्या है, रीजन क्या है, पोलराइजिंग पोलराइजेशन पावर ऑफ Al। हाँ Al+3 Fe+3 एंड बेरिलियम+2, इन सबका पोलराइजिंग पावर इतना है ना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेंगे तो उस ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींचे, तो ऑक्सीजन तो भाई अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H से खींचेगा, और H से खींचेगा तो H का प्लस निकलने के फॉर्म में टेंडेंसी बढ़ जाएगा, बाहर वाला H2 उसको अब निकाल सकता है।
ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया, इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहला तो है डिसॉल्व करो एल्यूमिनियम को। dilute ये सब रिएक्शंस। अच्छा, सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया जाता है, या नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगा, लिखो इसको प्रिपरेशन में। नोट कर लिया सब लोग? हो गया सर। गया? ठीक। अच्छा, इसी पॉइंट पे ऐड करना, मतलब यही प्रिपरेशन में ही ऐड करना इसी के अंदर, ठीक है। तो देखो हम लोग ने डाइल्यूट HCl लिया है, डाइल्यूट में पानी, और पानी में तुमको जो है ना क्रिस्टल्स ही मिलते हैं, वो भी किसके, AlCl3 का नहीं मिलता है, इनफैक्ट AlCl3.2 का मिलेगा। अगर करेंगे जो पहले वाले हैं, तो एनहाइड्रस इज नॉट, सर ये आपका थोड़ा वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है सर। हाँ सर। anhydrous AlCl3 is obtained by, ठीक है, लिखो। anhydrous AlCl3 को ऑब्टेन करना है तो बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन और HCl,
अच्छा ये सबको क्या हो गया? ये क्लियर है? इससे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? होता है सब। ये एड्रेस, ये भी एड्रेस। सर आपका स्क्रीन भी ठीक है। लैग कर रहा है सर। और सब ठीक मैं दे रहा हूँ। कॉपी करो। अरे यार करो। स्क्रीन विजिबल ही नहीं। हाँ सर स्क्रीन में आएगा 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 आएगा। मैं कर हाँ, रही हूँ, मैं दे रहा हूँ सबको, आराम से करो, समय दो। कोई मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, करो आराम से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, जबकि पूरा सब कुछ कनेक्शन तो सही है। कॉपी करिए। अच्छा ये सब एनहाइड्रस फॉर्म्स है, जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं उसमें एनहाइड्रस इंपॉर्टेंट पहले 3 वाले हैं। कॉपी करो। सब लोग कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट। अच्छा ये क्लियर हुआ? पहले वाले जो थे वो थे डाइल्यूट एक्वस में करोगे तो क्रिस्टल्स ही मिलेंगे। तो अगर एनहाइड्रस करना है तो ये 5 है, लेकिन पहले 3 इंपॉर्टेंट है। डन सर। हो गया सर। हो गया? करते जाओ कॉपी, कोई लोड नहीं, आराम से करो, मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन ऑफ हीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। AlCl3.6H2O को जब गर्म करते हैं तो हम लोग को एनहाइड्रस फॉर्म नहीं मिलता है। एक्सपेक्टेड क्या था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनहाइड्रस फॉर्म इज नॉट ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसीलिए प्रिपरेशन के वो मेथड्स थे। क्रिस्टल्स लेकर के गर्म करने से एनहाइड्रस फॉर्म नहीं मिलता है। ये क्लियर है?
और एक और चीज याद रखे ना, यहीं पर एग्जांपल दे दे रहा हूँ। Mg याद है, Mg का हम लोग बता चुके हैं, Mg, एल्यूमिनियम, Fe, इनके भी ऑन हीटिंग, इनके भी जो हाइड्रेट्स हैं ऑन हीटिंग डज नॉट गिव एनहाइड्रस कंपाउंड्स। Fe आगे आने वाला है, ठीक है, ये सबको क्लियर है? ठीक है, हीट करने से यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म नहीं मिलता, और Mg में भी याद है, Mg में भी हम लोग ने किया था कि ये नहीं मिलेगा Mg में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। AlCl3 fumes in moisture, मॉइस्चर में थोड़ा पानी रहता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। कॉपी करो, आराम से कॉपी करिए। सर हाँ बोलो। सर HCl जब अमोनिया के पास में आता है तब व्हाइट फ्यूम्स आता हाँ है ना, वाइट, तो यहाँ पे अमोनिया नहीं है। नहीं अमोनिया प्लस HCl जो NH4Cl बनाता है, अमोनिया होना जरूरी नहीं है, वो भी एक रिएक्शन है, वो भी व्हाइट फ्यूम्स का होता है। मतलब दो व्हाइट फ्यूम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक अमोनिया HCl के रिएक्शन में भी है, एक इसमें भी है। चलो हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, तो एनहाइड्रस फॉर्म याद रखना, इसको क्रिस्टल्स मिल करके गर्म कर देंगे और सोचेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। AlCl3 डॉट, और यही याद है Mg में भी हुआ था, Mg में भी नहीं होता था, एल्यूमिनियम में भी नहीं होगा, और आगे आएगा Fe में भी नहीं होगा, सबके ऑक्साइड्स ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए अलग तरीके से एनहाइड्रस प्रिपेयर किया जाता है, जो मैंने तरीके बताए, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक और ऐड करो, बेरिलियम का भी, सॉरी बेरिलियम का भी हीटिंग करने से, बेरिलियम का मालूम है ना कौन सा था हम लोग का, BeH2O4Cl2, ठीक है। इसको कैसे लिखते थे हम लोग, BeCl2.4H2, इसको भी गर्म करोगे ना, एनहाइड्रस नहीं मिलेगा, BeO मिल जाएगा, दिस इज ऑब्टेन्ड, एनहाइड्रस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको भी ऐड कर लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। रीजन सबका क्लियर है ना, वो मैंने थोड़ा GIC में बताया था इसका रीजन, Mg का नहीं है, पोलराइजिंग पावर को लेकर थोड़ा बताया था, देखना एक बार। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। इसको भी ऐड कर लेना, बेरिलियम का भी गर्म करोगे तो BeO मिल जाएगा, एनहाइड्रस नहीं मिलेगा। BeCl2.4H2O बेसिकली ये है, BeH2O4Cl2। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, तो जल्दी करो यार। हो गया। ठीक है,
अच्छा, लास्ट में थोड़ा हम लोग को एक्शन ऑफ NaOH देखना है। NaOH के बारे में ये है, AlCl3 में NaOH डालेंगे तो पहले तो बनेगा AlOH होल थ्राइस। AlOH whole thrice dissolves in excess. ठीक है, ये टेस्ट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। और यही AlOH whole thrice में अगर एक्सेस डालते हैं तो ये NaAlO2 प्लस H2 मिल जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अच्छा है, ये भी लिख लो। दिस टेस्ट used to distinguish aluminium salts from salts of magnesium, calcium, strontium, barium. When NaOH is added, white precipitate तो सब में बनता है, बट इनमें क्या होता है, इन सॉल्ट्स में क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में क्या होता है, डज नॉट डिसॉल्व। ये क्लियर? तो AlCl3 को अगर डालेंगे NaOH तो AlOH थ्राइस प्लस NaCl मिलेगा, लेकिन डिसॉल्व कर जाएगा एक्सेस में सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट या एल्यूमिनेट जो बोलना है। ठीक है, और ये टेस्ट को डिस्टिंग्विश करता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के सॉल्ट्स। उनमें भी बनता है प्रेसिपिटेट, लेकिन एक्सेस में डिसॉल्व नहीं करता। चलो, हो गया। हो गया सर। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इसी पॉइंट के अंदर है। ठीक है, AlOH होल थ्राइस जो है, इसमें एक्सेस NaOH पास करते हैं तो क्या बनता है, अभी हम लोगों ने देखा। एक्सेस NaOH पास करेंगे तो NaAlO2 बनेगा। ठीक है, बट इसमें एक चीज याद रखना, however AlOH whole thrice is reprecipitated by addition of CO2.
CO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो लॉजिकल है ना। CO2 ऐड करेंगे तो NaOH जो पहले से था वो रिएक्शन में NaOH उसको कंज्यूम करेगा, तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन और ज्यादा NaOH बनाना के पीछे जाएगा, मतलब बैकवर्ड चला जाएगा, तो AlOH थ्राइस क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये क्लियर है? NH4OH का भी देख लो। अच्छा, अगर अगर इसमें NaOH4 डालते हैं तो ये बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट तो आता है, बट इसमें है क्या, this white precipitate does not dissolve excess of NH4OH। ठीक है, कॉपी करिए। ये क्लियर है? हो जाए तो बोलना। Okay. सर 2 मिनट सर। ठीक है, ठीक है, तो NaOH डालेंगे तो बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है, बट अगर वापस CO2 डाल दोगे तो रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। रीजन क्लियर है? CO2 डालेंगे, एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन NaOH को कंज्यूम करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएगा। ठीक है, और ज्यादा NaOH बनाने के चक्कर में NH4OH डालते हैं तो वो फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं करता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये लिख लो, द अबव रिएक्शन is a test to distinguish aluminium salt from zinc salt। जिंक सॉल्ट के साथ क्या होता है, विद जिंक सॉल्ट अगर NH4OH ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो फर्दर which dissolves in excess of NH4OH solution। ये क्लियर है? और लास्टली Al2O3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। occurs in nature in form of bauxite and corundum। एक और फॉर्म है corundum Al2O3 का। ठीक है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं इसके, अल्फा Al2O3, कॉपी करो।
हो गया सर। अच्छा, प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म इज नोन एज एल्यूमिना, जो हम लोग किए थे प्योर फॉर्म। लेकिन द मिनरल फॉर्म जो अर्थ से मिलता है उसको बोलते हैं कोरंडम। दिखाने वाला भी, दोनों कंफ्यूज मत करना। 2 मिनट रुकिए सर। हम्म, सर वो गामा लिखा ना। हाँ गामा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं वही याद रखना। Al2O3 को एक कोरंडम बोलते हैं, बट कौन सा फॉर्म लिखने वाला हूँ? नेचुरली अकरिंग फॉर्म। हाँ, लिखने वाला बताऊंगा अभी। आगे बढ़ूं? थर्ड पॉइंट लिख लो। सर वो सेकेंड पॉइंट आप एक बार डिक्टेट कर सकते हो सर? हाँ, सेकंड पॉइंट वही है कि इट एग्जिस्ट्स इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा Al2O3 एंड गामा Al2O3। बेसिकली कोरंडम इज नथिंग बट मिनरल फॉर्म, ठीक है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पैकिंग में यार, वो सॉलिड स्टेट में ही करोगे, मतलब बहुत सारा पैकिंग होता है, तो वो पार्ट को कैसे समझाऊंगा अभी। सॉलिड स्टेट के बहुत सारे थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, मैं लिखा दे रहा हूँ। ये जो अल्फा फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं पैकिंग। बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये फॉर्म्स हेक्सागोनल, अभी इसका मतलब ही नहीं मालूम होगा, बट अभी लिखाना तो पड़ेगा, बिकॉज आगे कभी सॉलिड स्टेट हो गया होता तो समझ में आ जाता। तो कोरंडम में याद रखना, इट फॉर्म्स हेक्सागोनल कोर्स पैकिंग and aluminium ions occupy octahedral cores। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत हो गया। एब्रेसिव समझते हो ना? एब्रेसिव मतलब कोरंडम भी बहुत हार्ड है, ठीक है। Copy कर लो। और एक और पॉइंट लिख ही लो। इसको भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। अल्फा फॉर्म हार्ड है, कोरंडम बोलते हैं। अच्छा, हम लोग जो कर रहे थे प्योर एल्यूमिना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, उसको बोलते थे एल्यूमिना, ठीक है ना। प्योर फॉर्म दैट इज एल्यूमिना। और इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये मिनरल फॉर्म जैसे वो एग्जिस्ट करता है अर्थ में। क्लियर?
कॉपी कर लो। चल हो गया। हाँ सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा AlF3 क्या है? आयनिक, ये पहले ही बता चुके हैं। फ्लोराइड जो है सबके आयनिक हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो, AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when KF is added, ये एक important reaction है, it becomes soluble। ठीक है। और इसमें जब BF3 ऐड करते हैं AlF3 is precipitated। रिएक्शंस ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा तुम लोग को एलम्स बता चुका हूँ ना, एलम्स? यस सर। हाँ सर, जनरल फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिख लियो ना, ठीक। चलो हो जाए तो बोलिएगा। हो गया सर। डन सर। अच्छा ये पूरा ग्रुप 13 एक्सटेंसिव एरिया पूरा खत्म हो गया, इसको कर लेना। ठीक है, चलते हैं ग्रुप 14 पे। एक जगह एनसीईआरटी में दिया है कि कार्बन सिलिकॉन जो है वो एक मेटलॉइड है, बट बाद में आगे जाकर के ग्रुप 14 में दिया है कि ये एक नॉन मेटल है, तो यही सही है। बहुत सारे बुक्स में यही लिखा हुआ है, तो इसको फॉलो करना। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। दिस इज मेटलॉइड। these are metals। जर्मेनियम जो है ये लिख लो, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है,
सर ग्रुप 13 ऑफिशियली ओवर हो गया ना? हाँ हाँ पूरा हो गया, मतलब इससे ज्यादा जितना बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया मेरे ख्याल से। आराम से अगर वो याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन। अच्छा जर्मेनियम के बारे में याद है, एक और चीज बताया था ना, कौन सा था कि ये सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो ये क्या कर जाते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है ना। लिक्विड बन जाता है। में याद है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट बताया था, ये सॉलिडिफाई कर, हाँ एक्सपैंड हो जाते हैं। कौन कौन से थे याद है? गैलियम, पोटेशियम, गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ, यही तीन था ना, चेक करना तो यही तीनों था, याद आ रहा है अभी, हाँ सर। है ना? तो इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैलियम, ठीक है, इनका पानी जैसा ही हालत है, एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, ये हम लोग पहले भी लिखाए थे, इसको चेक करना। मतलब सॉलिड में स्टेट की ही डेंसिटी क्या है, ज्यादा हो गई, सॉरी कम हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा इसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो इंपॉर्टेंट देखते जाओ। सर अपने लास्ट में क्या लिखा था? गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मथ, ये जो हैं एक्सपैंड करते हैं सॉलिडिफाई करने पे, मतलब सॉलिड स्टेट की ही डेंसिटी जो है बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो गई है, ज्यादा होना चाहिए, कम है इनके नॉर्मल लिक्विड स्टेट से, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली तो +2 और +4 है, और ये हम लोग को मालूम है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट यहाँ भी याद करना, Pb+2 का Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है ये। लेकिन अगर जर्म टिन की बात की जाए, टिन का +4 का फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा Pb+4 के सॉल्ट्स क्या होंगे? Pb+4 का सॉल्ट का टेंडेंसी होगा Pb+2 में कन्वर्ट करने का, है ना, ज्यादा स्टेबल है। तो Pb+4 सॉल्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb+2 में बनना चाहेंगे, तो खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। Pb+4 salts are strong oxidizing agents. Pb+4 के सॉल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। रिएक्शन यहाँ पर अच्छा सिमिलरली Sn+4 के सॉल्ट्स क्या होंगे, सॉरी Sn+2 के सॉल्ट्स क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जल्दी कॉपी करो।
आंसर। ठीक है। कर लिया सब लोग कॉपी? ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SnCl2, जैसे Sn2 प्लस का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये देखो Hg2Cl2 के साथ, जैसे ये आगे भी आता है HgCl2 के साथ, देखो क्या बनाता है, खुद तो SnCl4 में चल जाता है और Hg2Cl2 बनाता है, रिड्यूस हो गया। और फर्दर भी रिएक्शन कर लेता है। देखो ग्रे तक चला जाता है। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी SnCl2 का। एक और लिख लो, SnCl2 FeCl3 में SnCl4 प्लस FeCl2 ग्रीन। ठीक है, सर ये कलर्स याद रखने हैं। हाँ ये सब आगे चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां तो सब यार, वहां कलर का ही खेला है यार। तो वो फिर मतलब से वही ना ये सर हम वाला लोग होगा। जो लैब में करते हैं। हाँ जो लैब में करते हो, बेस्ट तो हो कि लैब में ही सीखते जाओ। हम लोग अपने समय में क्या करते थे ना, लैब में ही ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसको लैब में ही बहुत सीरियसली करते थे, ताकि ये साथ ही साथ खत्म हो जाए। बेस्ट तो वही तरीका होगा, क्योंकि लैब से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, PbI4 अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्या रीजन होगा? ये भी एक क्वेश्चन आता है इसमें। Pb2+ ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो टेंडेंसी होगा उसका PbI2+ आइसो में डिकम्पोज होने का। डिकम्पोज, वेरी गुड। Pb+4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। देखो ये नहीं मिलता है, ये रूम टेम्परेचर पे तुरंत ये बन जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, कॉपी करो। हो जाएगा बोला। डन सर। सर वो PbI4 अनस्टेबल एट क्या लिखा आपने? रूम टेम्परेचर, RT मतलब रूम टेम्परेचर। सर वो इंट्रामोलिकुलर के बाद क्या लिखा आपने? रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर हो गया ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग Pb+4 और I- को बोलता है वो, उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, इंट्रामोलिकुलर डॉक्स रिएक्शन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुमसे पूछेगा CH2 X यहाँ हाइलाइट है, स्टेबिलिटी बताइए, तो बताओ क्या होना चाहिए। +2 स्टेट है ना, याद रखना, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स तो आपको इसके याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा कुछ ये नहीं है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर याद आ रहा है, यहाँ पर कुछ डेटा याद आ रहा है आप लोग को आयनाइजेशन एनर्जी का। सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद क्या होता है, हेलियम। लेड, और लास्ट में टिन, ठीक है। लेड का टिन से ज्यादा है यहाँ पर, चेक करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चेंज। अच्छा, इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये तो पूरे जग जाहिर है। कैटेनेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ मेकिंग चेंज ना। हाँ, ability of like atoms to link with one another. Through covalent bonds. कॉपी करूं? हो गया सर। हो गया? तो 2 मिनट रुके। अरे चेंज कर, कौन सा चीज था बता, कौन सा चीज करना था? ability of atoms to link with के बाद क्या लिखा है सर? Ability of atoms to link with one another through covalent bonds. Ability of like atoms to link with one another through covalent bonds. और उसी के अंदर पॉइंट में लिखना कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम किसके लिए तो मालूम ही है, ये डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब कैटिनेशन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का तो क्या ही कैटिनेशन बहुत कम ही है, रेयरली है, ठीक है। रीजन क्या होगा? साइज। कोई भी चीज अगर कार्बन के साथ प्रिफर कर रहा है तो इसका मतलब एक ही चीज बोल सकते हैं ना कि कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगा।
इनफैक्ट कहीं पूछेगा बॉन्ड एनर्जी का बताओ, तो सेम है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, पीबी तक का तो कैटिनेशन ही नहीं है, ठीक है। लेड लेड बस लिख दिया हूं, लेड तक तो कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एलोट्रोप्स कार्बन के दो इंपॉर्टेंट हैं। कॉपी करो। हो गया। हो गया। ठीक है, एलोट्रोप्स के अंदर हेडिंग डालो। पहला पॉइंट, ट्रेन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स। कार्बन के दो एलोट्रोप्स, मतलब इंपॉर्टेंट वाले, फ्लोरीन भी है बट अभी डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में तुमको स्टडी करना होगा डायमंड के बारे में। पूरे चीजें याद रखना, ठीक है। ईच कार्बन, अब फिर से ये स्ट्रक्चर तो सॉलिड स्टेट में है, तो इसको फिर से याद ही रखना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन डायमंड कार्बन का sp3, ये लिख लेना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कुछ समझ में नहीं आएगा इस लाइन से, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता हूँ।
सॉलिड स्टेट में ही समझ में आएगा, अभी के लिए लिख लेना 8। अच्छा, डायमंड एक इलेक्ट्रिकल क्या है? इंसुलेटर। अच्छा, ये पहले पॉइंट में ऐड कर लो, फॉर्मिंग अ रिजिड 3D कोवेलेंट नेटवर्क। लिख लो, फॉर्मिंग अ रिजिड 3D कोवेलेंट नेटवर्क। ऐड कर लेना, ठीक है? ठीक है, फॉर्मिंग अ 3D रिजिड कोवेलेंट नेटवर्क। हो जाए तो बोलना। हो गया। हो गया सर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन सर एक याद मिनट रखना सर। है। हाँ, स्ट्रक्चर तो तुमको सॉलिड स्टेट का किए होते तो और अच्छा समझ में आता, बट अभी वो तो किए नहीं हो तो याद ही रखो। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। हो गया सर। ठीक है, अच्छा, आगे पॉइंट लिखते जाओ। 5th पॉइंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है डायमंड में 1.54। डायमंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में सब चीजें याद रखो। हार्डेस्ट बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, यूजेस इंपॉर्टेंट वाले के लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी से तो देख ही लोगे एक बार यूजेस, बट फिर भी ये सब थोड़ा उसी उसमें क्या डाउट है? सर वो कटर्स लिखा है ना? हाँ, कटर हार्ड है, बस यही जानना है। थर्मल कनेक्टिविटी है होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 है। नोट कर लिया? यस सर। सर रुकिए सर। ठीक, कर लो।
सर आप इसके बाद स्लाइड चेंज करने वाले हो? हाँ हाँ, हो गया सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। सर वो लास्ट वाला क्या लिखा है मेकिंग के बाद? कटर्स कटर्स, ओके। हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, ठीक है। अब ग्राफाइट पर आते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये मालूम होगा, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अच्छा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मालूम है ना, याद आ रहा है ना? ये पहले दिखाए थे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। हेक्सागोनल लेयर्ड। हाँ, ठीक है। और दो के बीच में कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप। तो एक p ऑर्बिटल बच जाता है। कॉपी करो। सर ऑर्बिटल के नीचे क्या लिखा है? अच्छा ओवरलैप। ये स्ट्रक्चर क्लियर है ना? दिखाए थे पहले, लेयर्स होते हैं बीच में जो है। दिखाऊंगा, लेयर दिखा देता हूं, कॉपी करो। डन सर। ठीक है, जो भी पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट होगा, जो भी फिफ्थ पॉइंट है शायद। ठीक है,
और ईच लेयर में अभी जस्ट लिखा है ईच लेयर कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, और ये भी याद रखना सीसी बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर। ये 141.5 पिकोमीटर है। तो किसका बॉन्डिंग ज्यादा है, किसका बॉन्डिंग ज्यादा है, ग्राफाइट का कि डायमंड का? किसका बॉन्डिंग ज्यादा है? डायमंड का ज्यादा है, ठीक है ना, याद रखना इसको। बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लो। इज 1.33। ये मालूम ही होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछो कोई डाउट? हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर आपने 9 पॉइंट लिखा है। नहीं नहीं कुछ नहीं लिखा, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफाइट के बारे में इतने सारे पॉइंट्स, कोई डाउट? अच्छा, डायमंड वर्सेस ग्राफाइट में थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है? डायमंड। नहीं, ग्राफाइट। सर बट डायमंड तो कितना भी हीट करो ये नहीं होता है ना। लेकिन इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो ना, इसके बॉन्डिंग्स छोटे हैं ना, ये जो डीलोकलाइजेशन हुआ है इससे कारण थोड़ा सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ना, तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म इज ग्राफाइट। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री भी याद आ रहा है, डेल्टा ईटो फॉर्मेशन ग्राफाइट का ही जीरो किए थे ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तब इसका जीरो किया गया था ना, तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म ग्राफाइट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, डायमंड को ग्राफाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ग्राफाइट को डायमंड में हाई प्रेशर और हीट लगाना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसफॉर्म ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर ग्राफाइट जल्दी कॉपी करो, एक और पेज दिखाना है फिर छोड़ूंगा, जल्दी कॉपी करिए बस। सर एनसीईआरटी में खाली ग्रुप 13 और 14 ही दिया था, मतलब 15, 16, 17 सब दिया है ना, सब सिलेबस में है ना, दिया मतलब दूसरा बुक में दूसरे बुक में है भाई।
है उसके लिए 16 17 18 के उसका चैप्टर लिख दिया है। अरे हो दूसरे किताब में होगा पूरा 12th के चैप्टर। बुक में। हाँ हल्के में मत ले, किसी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ही पढ़ाई करके निकलेंगे। क्लियर है? चलो आगे लास्ट एक पॉइंट 2-3 लिखाना है। सर HSC के सिलेबस में तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों भी नहीं है, सिर्फ 16 17 18 डाला है उधर में। पता नहीं हाँ यार। सर। नहीं यार करो, पूरा करो। देखो एनसीईआरटी तो पूरा, एनसीईआरटी पूरा करना ही है, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पूरा करना है। हाँ लेकिन ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी से भी ज्यादा है, मतलब इसको कर लिए तो मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुमको। मतलब देखो एनसीईआरटी में क्या है ना, चीजें वो लिख दिया है ग्राफाइट, अब ग्राफाइट के बारे में जितनी सारी चीजें हैं जान लो, जितनी सारी चीजें ऐसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, उसको भी थोड़ा डिटेल्स में करना है। वो हो सकता है उतना डिटेलिंग नहीं दिया हो, बॉन्ड ऑर्डर नहीं दिया हो, वो बॉन्ड लेंथ सब कहीं छोटा सा दिखा दिया हो, तुमको सब जानना है। उसने ग्राफाइट मेंशन किया तो ग्राफाइट के बारे में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सब जान लो। नोट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, तो वही लिखा दे। देखो एक तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, ठीक है, तो उसको जितना इंफॉर्मेशन देखते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा। डेंसिटी किसका ज्यादा? डायमंड का, ठीक है। अच्छा बॉन्ड लेंथ बता ही दिया हूं, बताओ किसका ज्यादा? सर ग्राफाइट का होना चाहिए ना डेंसिटी ज्यादा, नहीं उसका बॉन्ड लेंथ डायमंड, छोटा है। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो डेंसिटी को तो इससे है ना, पूरा बीच में लेयर्स भी तो हैं, तो उनके लेयर्स पूरा वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, ऐसे भी तो सोच सकते हो। ठीक है। अच्छा एंट्रोपी किसका ज्यादा? एंट्रोपी ग्राफाइट का ज्यादा। काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल कौन? ये सब टर्म्स मालूम है? डायमंड। काइनेटिकली डायमंड ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ग्राफाइट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स याद रखना। और डेंसिटी डायमंड का ज्यादा, बॉन्ड लेंथ डायमंड का ज्यादा, कार्बन कार्बन, ग्राफाइट का एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा। नेक्स्ट क्लास इधर से याद दिलाना, हम लोग अब करेंगे थोड़ा इंटरकलेशन कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा फॉर होमवर्क बुकलेट से पूरा ग्रुप 13 खोज करके कर लो। सर आप क्वेश्चंस दे सकते? मैं दे दूं क्या? मैं दे देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा अगर समय दो तो मैं दे देता हूँ। सर आप ग्रुप पे पोस्ट करवा दीजिए होमवर्क, हम हाँ लोग कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा कि एक क्वेश्चन का सेट इतने सारे होमवर्क के लिए करना है, ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। यस ठीक है, ओके सर। आज ही देता हूँ, चलो ठीक है।